सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और आज से हमने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 से शुरुआत कर दी है 9 को भी एक्सप्लेन करने की। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल क्या उसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। और आपको यकीन दिला रही हूँ मैं कि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपने कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए है कि मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पसंद आती है, ठीक है, वीडियो आपको लगता है कि ऐसी मुझे चाहिए, मैं इसके आगे एक्सरसाइज तक तो पूरा डालूंगी और आप उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये चाहिए ऐसी वीडियोज़ की नहीं चाहिए होंगी, तो मैं समझ जाऊँगी। सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, उससे मुझ तक पहुँच जाएगा कि हाँ, आप सबको ऐसी वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे आप, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बिना किसी देरी के अब मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है, बस मैं इतना कहूँगी, ठीक है, ताकि मैं आगे वीडियोस डाल पाऊँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आता है कि मैटर हमारी सराउंडिंग में है, और चैप्टर में ही सबसे पहले हम बताते हैं कि आप एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, आप कुछ भी इस यूनिवर्स में देखते हो वो एक ही मटेरियल से बना है। ठीक है, वो सब एक ही मटेरियल से बना है। हम, आप, टेबल, मेज, आसपास आप कुछ भी देख रहे हो वो एक मटेरियल से बना है, जिसको साइंटिस्ट ने मैटर कह दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसे मैटर कहा। एग्जाम्पल के तौर पर आसपास आपके एयर जो आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, फूड जो आप खा रहे हो, स्टोन, क्लाउड, ये सारी चीज़ें, अगर आप इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी इन्होंने मैटर कहा, एवरीथिंग इज मैटर। तो आखिरकार मैटर है क्या? देखिए, किसी चीज़ को भी आप कुछ कह रहे हो, तो अगर आप कह रहे हो तो उसके पीछे उसकी कुछ डेफिनेशन होगी। जैसे ह्यूमन को आप ह्यूमन कैसे कह रहे हो, कुछ उसका है कि उसकी 2 आँख, 2 कान, मुंह और 2 पैर, ऐसे करके कुछ डेफिनेशन है ना, कि ये ह्यूमन की कैटेगरी में तभी आ रहा है। वैसे ही मैटर की कैटेगरी में क्यों सब आ रहे हैं? आखिरकार मैटर की डेफिनेशन क्या है? तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है वो जगह घेरता है। ठीक है, वो कुछ जगह स्पेस में घेर रहा है और उसके पास मास है, वो हर चीज़ मैटर है। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया होगा। इन अदर वर्ड्स में बोले तो मैटर के पास वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि जो स्पेस को, इसने कितनी स्पेस को घेरा हुआ है और उसके पास कितना मास है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर हम कंसीडर करें तो वो हर चीज़ मैटर है। तो हर चीज़ मैटर हो गई। अभी आप देखिए कि अगर मैंने बोला था द एयर वी ब्रीथ, ठीक है, एयर यानी कि ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ने एटमॉस्फेयर में कोई जगह घेर रखी है और उसके पास मास है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, खाना है, जो भी खाना आप खा रहे हो उसके पास मास है, और खाना एक जगह स्पेस के अंदर रखता है। आपको ये पता है, जब खाना रखा होता है, ठीक है, स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर, अगर आप उस जगह चावल रखा हुआ है तो आप चावल की जगह कुछ और नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो वो भी एक जगह घेरा है, उसके पास मास है। क्लाउड, स्टार, इन सब के अंदर अगर आप यही इसी तरह आप डिफाइन करें तो सबके पास मास और सब ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी ना किसी स्पेस को, इसीलिए ये सभी मैटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे अगर बात करें तो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई जो मैटर को किया है, 2 बेसिस पर मैटर क्लासीफाई हो सकता है। एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक इसकी केमिकल नेचर। ठीक है, केमिकल से हमें अभी मतलब नहीं है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि केमिकली का मतलब होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकली वो क्या रिएक्ट करता है, कैसे होता है, उस बेसिस पर हम नहीं जाएंगे। फिजिकली का मतलब होता है कि वो फिजिकली आखिरकार कैसी प्रॉपर्टी को रख रहा है, यानी कि उसकी केमिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट फिजिकली वो कुछ रूप अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो फिजिकल नेचर हम मैटर का यहाँ पर अपने इस पूरे चैप्टर के दौरान जो आपको फोकस करना है वो फिजिकल नेचर पर करना है। आपको पहले ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि मैटर को हमने क्या माना है, कि हर मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो पार्टिकल आप इतने, आपकी इमेजिनेशन से भी कहीं गुना ज़्यादा छोटे हैं, तो लेकिन फिर भी आपको देखिए आपकी बुक के अंदर पार्टिकल्स दिखाए गए हैं पानी के, बाय मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ द टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाए गए हैं। तो आप कुछ इस तरह इमेजिन करो कि हर एक मैटर, पानी भी मैटर है, लिक्विड जो वाटर है वो भी मैटर है। और वो मैटर क्यों है? क्योंकि देखिए उसने एक जगह घेर रखी है स्पेस के अंदर, और उसका अगर आप वेट करेंगे तो कुछ मास भी है, तो ये मैटर है। ठीक है, अब बात कीजिए, ये भी पार्टिकल से मिलके बना है, और इन्होंने एक सॉल्ट इसके अंदर डाला, ये भी मैटर से भी, क्योंकि ये एक स्पेस घेर रहा है, इसके पास भी कुछ मास है, ये इसके अंदर गया और आपको दिखा रहे सॉल्ट का ये पार्टिकल और ये पार्टिकल मिलके वाटर सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, तो कुल मिला के अभी आपको इतना जानना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इन पार्टिकल्स के नेचर के हिसाब से जो हमारे मैटर्स हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, 3 स्टेट में क्या कर पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं। कि पार्टिकल्स के नेचर के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि ये पार्टिकल सॉलिड है, ये मैटर सॉलिड में क्यों आया, ये लिक्विड में क्यों है और ये गैस में क्यों है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो
अच्छी बात है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि सॉलिड के केस में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्या हैं, पास पास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, पास पास है। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास है किसी भी सॉलिड में, ठीक है। और यही बात करें तो लिक्विड में अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स जो है कंपैरिजन टू सॉलिड क्या है, दूर दूर है, आपको ये समझना है। और अगर गैस की बात करें तो ये बहुत दूर है, कुछ ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा, लिक्विड के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा दूर हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो कोई अगर सॉलिड है तो ये मान लीजिए कि इतने पास हैं, वो इतने पास हैं कि इनके अंदर क्लोजली पैक और ये कुछ स्ट्रक्चर तो बना पाएंगे, ठीक है। तो क्लोजली पैक होकर ये एक स्ट्रक्चर को, सॉलिड को फॉर्म करते हैं। तो सॉलिड की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो सॉलिड को आप कैसे कहेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड कैसे है, वो सॉलिड ऐसे है कि उसके पास एक डेफिनिट शेप होता है, ठीक है। अगर आप कोई सॉलिड को इमेजिन कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी सॉलिड आप देखिए तो उसका एक डेफिनिट शेप है, ठीक है, उसकी कुछ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, ठीक, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब है कि वो उतनी जगह घेरेगा ही घेरेगा, ठीक है, स्पेस के अंदर उतनी पक्की जगह घेर रहा है, ठीक है। एंड निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी, निग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते किसी भी सॉलिड को, निग्लेजिबल कुछ थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है लेकिन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि आपने उसको चेंज करने के लिए फोर्स लगाया किसी भी चीज़ को लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, वो उसकी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में आप कर भी नहीं पाते हैं जल्दी, तो और टूट जाएगा सॉलिड। अगर आप हथौड़ी डाल डाल के सोचे कि इसको कर दे तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ, तो आपको ये डेफिनेशन अगर कोई सॉलिड स्टेट की पूछे तो आपके अपनी क्लास में ये पता होनी चाहिए कि जिसके पास क्या है, डेफिनिट शेप है, जिसके पास क्या है, डेफिनिट बाउंड्रीज हैं, जिसके पास क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में आ रहा है। दूसरी बात, अगर सॉलिड के बाद गए हैं लिक्विड स्टेट में तो लिक्विड के पास क्या है कि फिक्स्ड शेप तो है, क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है, सॉरी, फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि लिक्विड, सपोज आप वाटर को ही समझिए, लिक्विड क्या होता है, अगर वाटर को लें आप, ठीक, आइस को लेंगे तो आइस क्या करेगा, जितनी जगह है उतनी ही जगह को घेरेगा, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कि शेप उसका कुछ चेंज हो जाएगा, इसके अंदर भी डालेंगे इसका शेप सेम रहने वाला है। लेकिन यही अगर पानी को आप डाल दें इसके अंदर, ठीक है, अगर वो ये, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, यहाँ पर देखिए, सपोज करिए ये इस शेप का है और ये कुछ इस शेप का है, ठीक। तो अगर इस शेप का है तो आइस क्यूब आपने यहाँ डाली और चाहे यहाँ डाली, इसने अपने शेप को चेंज नहीं किया, सॉलिड ने अपने शेप को चेंज नहीं किया, यानी कि वो वही शेप रख रहा है जैसा था उसका, ठीक। बट अगर इसी की जगह पर हम क्या करें कि लिक्विड वाटर को डालें तो आपको पता है वो ऐसा शेप ले लेगा और वो जाके ऐसा शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसने शेप कैसा लिया, उसी का जिसमें ये पड़ा हुआ है, जिसमें ये दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, उसी का शेप ले लेगा। थाली में रखेंगे तो थाली में चला जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता पर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब वॉल्यूम का मतलब है कि स्पेस में जगह ये उतनी ही घेर रहा है। अब जगह का क्या है कि मैं छोटे पे बड़ी कंफ्यूज होती थी कि जगह कैसे वही घेर रहा है, तो उसको मैं समझाने के लिए आपको ना बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि आप ध्यान रखो कि एक लोई, ठीक है, जो आप रोटियों में बनाते हैं उसको लोई कहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं बनाने के लिए, तो ये लोई है, ठीक है। अब क्या है कि लोई आपको पता होती है थोड़ी सी ऐसे मोटी होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसको जब आप बेल लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक। तो पतली होती है लेकिन उस दौरान क्या होती है, ये पतली होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम इनका सेम है, इसको कैसे आप समझेंगे कि वॉल्यूम इनका फिक्स्ड है। फिक्स्ड इस तरीके से है कि अगर यहाँ पर इसको हमने इस तरह है तो हाइट में जगह स्पेस में ज़्यादा ले रही थी, ये स्पेस में अगर बात करें तो ये हाइट में ज़्यादा जगह ले रही थी तो इधर से कम ले रही थी। फिर क्या हुआ कि हमने जब इधर से इसकी स्पेस कम किया तो ये इधर ज़्यादा लेने लगी, ठीक है। बाकी यहाँ बहुत कम इसने स्पेस रखा हुआ है, तो स्पेस चाहे इधर ले चाहे उधर ले, ऊपर एक्स वाई जेड में जो स्पेस है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो स्पेस है इसमें ये टोटल जगह उतनी ही लेगी, चाहे इधर से पतला कर दे तो उधर से लेगी, चाहे इधर से, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स्ड है जो हमारा पानी का है। तो पानी में अगर आपने बोला कि हमने इसके अंदर रखा है तो पानी कुछ इस इतनी क्वांटिटी में है, पानी अगर कुछ इस क्वांटिटी में है ऐसे, तो अगर आपने क्या किया कि इसको ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे कोई लंबी चीज़ ली तो पानी यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर इसकी हाइट कम हुई, यहाँ हाइट कम हुई तो एरिया बढ़ गया था, यहाँ एरिया ये वाला कम हो गया तो हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्पेस ओवरऑल इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है और समझ भी आ गया होगा, उम्मीद है कि
इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, पर जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। और जिसके दोनों ही ना फिक्स्ड हो उसे हम गैस की कैटेगरी में करते हैं। तो नीदर इसका ना तो फिक्स्ड शेप है, क्योंकि गैसियस स्टेज के जो पार्टिकल हैं वो दूर 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 बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपस में मिलके क्या ही स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। ना तो कोई इसका फिक्स्ड स्टेज है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम से आप गैस को सबसे अच्छे से, अगर आप ऐसे समझो कि आप कोई भी चीज़ जो आप खुशबू खाने की, ठीक है, खाने की खुशबू देखी तो दूर तक फैलती है, दूर तक फैलती है, तो वो उसके वेपर स्टेट में होती है जो भी चीज़ है, और खुशबू जो है वो वेपर स्टेट यानी गैस स्टेट में होती है, और वो कितनी जल्दी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि वो फैलती बहुत जल्दी। वॉल्यूम को इसका फिक्स नहीं है, बहुत जगह स्पेस घेरती है, और बहुत ज़्यादा जगह, जितनी जगह आप दे दो उतनी जगह को घेर लेगी, अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ना हो तब तक के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो 3 कैटेगरी में डिवाइड है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको पता है कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में क्या है दूर दूर पार्टिकल्स हैं, और गैस में क्या है कि और दूर पार्टिकल्स हैं। हमने जाना इनका जो होता है शेप वो होता है बिल्कुल ही बिल्कुल फिक्स्ड, ठीक है। इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और जो इसका शेप है वो भी फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड का जो है शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, पर वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो ये कुल मिला के क्लासीफाई सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस को इस बेसिस पर हमने कर दिया है। अब बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, जैसे हमने कही, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, किसको आप कितना दबा पा रहे हो। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि कंप्रेसिबिलिटी किसकी हाई होगी, ये आप सोच के क्या इसमें ही देख लो, और सोच तो आप खुद ही सकते हो कि आपने क्या है, एक इंजेक्शन लिया हुआ है जिसपे यहाँ पर क्या है रबर कॉक लगा दी गई ताकि जो भी हम भर रहे हैं वो लीक ना हो, ठीक है। उसके बाद इसमें गैस एक भर दी गई, इसके अंदर वाटर भरा गया, यानी कि एक गैस है, एक सॉलिड है, और सॉरी एक लिक्विड है, और एक चॉक पाउडर है जो कि सॉलिड है, ठीक। अब उसमें हमने क्या किया कि पिस्टन लगा दिया और उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस आप देखोगे आप बहुत देर तक ही प्रेस कर सकते हो, कंपैरिजन टू गैस लिक्विड में आप थोड़ा कम कंप्रेस करते हो, ठीक है। और अगर आप चॉक पाउडर है तो उसको बहुत ही कम कंप्रेस ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आप कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा, तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, फिर लिक्विड होगा, एंड देन हमारा सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल होगा, ठीक है, कंप्रेस नहीं हो पाएगा। कुल मिला के अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात ये है कि जब मैंने कहा कि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स कंपैरिजन टू सॉलिड दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो आखिरकार ये पास पास है क्यों, ठीक है। तो पास पास अगर हैं तो इनको कोई चीज़ है जो जोड़ रही है, तभी तो सॉलिड बनना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस दौरान पार्टिकल सॉलिड के दौरान इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो ज़्यादा होता है, तभी तो इसके अंदर जो है ये शेप को ले पाते हैं, बहुत पास होते हैं। लिक्विड के अंदर कंपैरिजन टू सॉलिड कम होता है, लेकिन होता है, तभी तो वो आपस में कुछ खींचे हुए हैं और वॉल्यूम को फिक्स रखे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन गैसेस में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा कम है, गैसेस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आपको ध्यान रखना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, देन इसके अंदर कम है, और सबसे निग्लेजिबल ही मानिए आप कि इसके अंदर गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में रह जाता है, ठीक है। अब बात करें कि आपको पता है कि जो पानी है, तो सवाल उठता है कि क्या मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, या कैसे चेंज होती होगी मैटर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये आइस के फॉर्म में भी रहता है, जो आपका वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, और गैस यानी वाटर वेपर के फॉर्म में भी रहता है। तो आप 2 तरीके से आपके एनसीईआरटी में चेंज कर सकते हो। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे आखिरकार हम स्टेट चेंज कर पाते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। बीकर के अंदर आपने सबसे पहले सॉलिड जो है वो आइस भर दी है, अगर आपको दिख रही है, ठीक है। सॉलिड क्या कर दी है, आइस भर दी है। यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया है ताकि टेम्परेचर कैसा बढ़ रहा है वो हमको देखना है इस सिस्टम का, ठीक है। और बर्नर से आप हीट को प्रोवाइड करा रहे हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब हीट प्रोवाइड करा रहे होगे, हीट जाती जाएगी, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी इसके अंदर कि लिक्विड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो अब आइस है वो अब लिक्विड की फॉर्म को चेंज करना शुरू कर देगी। तो अंदर हो क्या रहा है, जो वो लिक्विड के अंदर स्टेट को चेंज कर रही है, होता क्या है आप इससे समझ लीजिए कि जो ये बर्फ़ है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में, आपको पता है कि
चिपके हुए हैं, ठीक है, एकदम अपने पास है, फिक्स्ड है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब आप हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक पार्टिकल के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। हर एक पार्टिकल के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि टेम्परेचर से डायरेक्ट जुड़ी होती है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इनके पास एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करना और चलना शुरू कर देंगे। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी हीट जब आप दे रहे हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ये क्या है, एनर्जी पा रहे हैं, तो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि ये पार्टिकल इतनी इनफ एनर्जी पा जाते हैं कि कंपैरिजन टू सॉलिड दूर होना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये स्टेज पाते हैं जहाँ पर ये क्या करते हैं कि अपनी स्टेज को छोड़कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके जो सॉलिड वाला है उसको लिक्विड वाले में तक पहुंच जाते हैं, तब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जो हमारा आइस है, सॉलिड है, वो लिक्विड में। अब यहाँ पर देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर स्पीड से और इतनी इनफ एनर्जी पा जाते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो पार्टिकल्स का उसको ओवरकम कर पाते हैं सॉलिड को, और फ्रीली लिविंग देयर फिक्स्ड, अपनी जो पोजीशन फिक्स्ड थी सॉलिड में उस फिक्स्ड पोजीशन को हटा लेते हैं। और ये वो स्टेज होती है, जब ये स्टेज आती है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, देखिए इसके बाद तो अब वो लिक्विड ही फॉर्म में रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे और लिक्विड होने लगेगा। लेकिन कौन से टेम्परेचर पर ये शुरुआत हुई, ठीक है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, कि ये यहाँ से इस पोजीशन पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक खास बात एक ग्राफ से पता चलती है, इसी के ग्राफ, जब टेम्परेचर और इसी वर्सेस हमने एक हीट जो आप दे रहे हो उसको वहाँ पर देखा, देखिए ये अभी तक सॉलिड में था, आप उसको क्या कर रहे थे, हीट जो है वो प्रोवाइड करा रहे थे, तो जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था और यहाँ पर एक ऐसी स्टेज जो है आती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री पर उसने मेल्ट होना शुरू किया, ठीक, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और जब तक कि वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो गया, खास बात देखी गई, जो थर्मामीटर लगा है पूरी तरीके से, जो बर्फ़ से वो पूरी तरह से लिक्विड में जब तक कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक उसने ये देखा कि जो उसका टेम्परेचर है वो 0 का 0 ही डिग्री सेल्सियस रहा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं। आप देख रहे हो टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है सॉलिड से, इस पॉइंट पर ये वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से वो शुरू होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जैसे ही हुआ, आपने देखा कि मेल्टिंग शुरू हो गई, यानी कि लिक्विड बनना शुरू हो गया। लेकिन पूरा का पूरा तो सॉलिड अभी लिक्विड में चेंज नहीं हुआ था। जैसे आपने देखा कि सॉलिड जो है पूरा का पूरा जब लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, उस दौरान ये स्टेज आपकी आ गई, ठीक है। जब ये स्टेज आ गई तो ये पूरे के समय आखिरकार जो हीट तो हम अभी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप देख रहे हो हीट अभी भी प्रोवाइड हो रही है। तो ये जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो, या आखिरकार टेम्परेचर जो भी उसका बदल नहीं रहा, तो जा कहाँ रही है, ठीक है। तो आखिरकार जा कहाँ रही है, तो ऐसे एनर्जी जो ये ग्राफ आपको अभी आगे चल के लिक्विड से जब गैस में होगा वहाँ भी मिलेगा। इस हीट को जो आप प्रोवाइड करा रहे हो उसे कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, जो कि रिक्वायर्ड कब होती है, जब स्टेट में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। स्टेट में जब चेंज हो रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड हो चाहे लिक्विड से गैस, उस दौरान हर एक की अपनी एक छुपी हुई हीट होती है, जो उसे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है कि जब स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको एक्स्ट्रा हीट देनी है उसको स्टेट चेंज कराने के लिए, ठीक है। ये छुपी हुई हीट, लैटेंट का मतलब ही क्या होता है कि छुपी हुई हीट, जिसको हम Q=ml से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप रिप्रेजेंटेशन छोड़ दो, आप ये जानो कि लैटेंट हीट होती है वो, ठीक है। ग्राफ ऐसा ही आया, तो यहाँ के बीच में अगर पूछा जाए कि इस दौरान जो ये है, इस दौरान आप एक एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कराते हो कि यहाँ पर ये शुरू कर जाती है, और यहाँ तक जब तक पूरी तरह से लिक्विड में चेंज नहीं होती है, आप जब हीट दे रहे होते हो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है। और टेम्परेचर में जब कोई चेंज नहीं हो रहा होता है तो इसका मतलब आप हीट कहाँ दे रहे हो, हीट आप उसकी लैटेंट हीट को दे रहे हो, यानी कि उसके अंदर एक लैटेंट हीट भी होती है। अब जैसे ही आप क्या करते हो, लैटेंट हीट बराबर हो जाती है, जब पूरा पानी जो है वो लिक्विड में, जो सॉलिड है वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड में हो चुका है, आपने लैटेंट हीट यानी कि पूरी की पूरी प्रोवाइड करा दी है। यहाँ से जब शुरू होता है मेल्ट होने से लेकर यहाँ तक, ये उसकी लैटेंट हीट है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ तक आपने उसको करा दिया, अब इसके बाद क्या होगा कि फिर से अब लिक्विड में वो शुरू करेगा, ठीक है। अब लिक्विड हो गया तो अब आप फर्दर हीट तो आप लगातार प्रोवाइड करा रहे हो, अब हीट आपने प्रोवाइड कराते जा रहे हो। अब क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अब एक स्टेज यहाँ आएगी,
ठीक है। अब एक स्टेज जब यहाँ आएगी तो ये वो स्टेज है जहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना, यानी कि आप कहो कि बॉइलिंग पॉइंट जब शुरू हो जाता है, ठीक है, जब वो बॉईल करना शुरू हो जाता है, यहाँ पर गैस में शुरू हो गया, लेकिन पूरा का पूरा पानी अभी गैस में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुआ है, तो ये वो स्टेज होती है, इसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जहाँ शुरू हो गया वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि इसके केस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस केस में क्या होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये स्टेज आती है, ठीक, यहाँ स्टेज जब आती है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आती है, ठीक, ये स्टेज पर क्या होता है कि सेम यही चीज़ है कि जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते हो तो जो थर्मामीटर आपको अभी दिखाया गया है इसमें क्या होता है कि जब तक पूरा का पूरा पानी उड़ ना जाए, भाप बन के उड़ ना जाए, तब तक थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि इसी सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहाँ क्या होता है कि जो चीज़ है वो लगातार जो है वो आप बढ़ाते जा रहे हो, गैस में चेंज होती जा रही है, और ओवरकम कौन कर रहा है, ये हीट जा कहाँ रही है, उसकी लैटेंट हीट में जा रही है। तो आखिरकार इन दोनों लैटेंट हीट को अलग अलग डिफाइंड किया गया है। जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तब उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मैं सब दिखाऊंगी, लिखा हुआ है, ठीक है, आप चिंता ना करो, पहले समझ लो, ठीक है। और इसके बाद जो ये जब लिक्विड से गैस में चेंज होती है इसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं लैटेंट हीट की डेफिनेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है विच मस्ट बी सप्लाइड टू कॉज अ सब्सटेंस, यानी उसको पूरी तरह से मेल्ट करने के लिए उस दौरान जो चाहिए वो उसकी लैटेंट हीट है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मेल्टिंग के दौरान चाहिए होती है, जब सॉलिड से लिक्विड हो तभी तो मेल्ट होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एनर्जी है जो सप्लाई होती है सब्सटेंस को बॉईल करने के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। या आप कह सकते हो लैटेंट हीट जब स्टेट चेंज हो रही होती है कौन सी, लिक्विड से गैस के दौरान, ठीक है, तो उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ हो रही होती है जब लिक्विड से गैसेस में हो रहा है कि आप एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पार्टिकल्स एनर्जी पा रहे हैं और फिर इतनी एनर्जी पा जाते हैं, इतनी इनफ एनर्जी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत था वो भी ब्रेक करके पूरे एनवायरनमेंट में घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी क्या होता है, ये गैसियस स्टेट आ पाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ लिक्विड में फिजिकल स्टेज का मतलब फिजिकल जो नेचर बोल रहे हैं उसका यही है कि उसके फिजिकली कुछ नहीं, पानी अभी भी है, पानी वेपर में भी था और पानी सॉलिड में भी उसी का फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। अब देखिए गैस को वापस से अगर आपको देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, सॉलिड दिया जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, ये इसका मेल्टिंग का पॉइंट हुआ और लिक्विड के बाद यहाँ पर वेपराइजेशन हुआ, तो ये तो इतनी पॉइंट हो गई। लेकिन अगर आप क्या करें, गैस के बाद उसका कंडेंसेशन कराएं, गैस का कंडेंसेशन कराएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड को फ्रीज कराएं तो ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये ग्राफ यही कहना चाहता है। तो स्टेट चेंज हो सकती है, पर क्या हो रहा है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के दौरान यहाँ पर आपको एक तो हीट प्रोवाइड करानी पड़ रही है, जब टेम्परेचर पार्टिकल्स का आप बढ़ा रहे हो इनफ पा गए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दिया, यहाँ मेल्ट होना शुरू कर जाते हैं। पर मेल्ट के बाद आपको एक्स्ट्रा हीट उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है स्टेट चेंज के दौरान, जिस दौरान टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहता है पूरा का पूरा, जब तक पानी जो है सॉलिड जो है वो पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। वैसे ही फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इनफ एनर्जी देते हो कि वो गैस वाली उसको पहुंच जाए, कि गैस वाली एनर्जी पा जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल छोड़ दें। यहाँ पर वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन गैस में पूरी तरह से कन्वर्ट पूरा पानी नहीं हुआ। जब तक नहीं हो जाता तब तक वही टेम्परेचर उसका रहेगा, और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये सब के सब वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। तो आज हमने जो पढ़ा वो अभी जो आपको एक स्टेज बताई है मैंने, ठीक है। पार्टिकल्स के बाद मैंने आपको क्या बताया, बाय चेंज ऑफ द टेम्परेचर आपको बताया है कि कैसे स्टेट में चेंज होते हैं। प्रेशर से भी जो है आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। प्रेशर से आप कैसे चेंज कर सकते हो स्टेट को, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कुछ नहीं है। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ये सबसे अच्छा ग्राफ है, ठीक है। आपको क्या लेना है कि एक सिलेंडर और एक पिस्टन, ठीक है। यहाँ पर अगर गैस है, ठीक है, तो आप ये देखा गया है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो, कि कंप्रेस करते जाते हो इसको, ठीक है, तो कंप्रेस करते जाते हो तो मॉलिक्यूल देखिए दूर दूर है और पास ला रहे हो आप सिलेंडर से। मैंने सब पार्टिकल से ही तो सारा खेल है। तो जितना ज़्यादा पास आ जाएंगे पार्टिकल, जब लिक्विड भर के पास आ गए, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड भर का होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कंप्रेस करते जा रहे हो, इतना पास ले आओगे तो यही जो गैस थी वो लिक्विड में, और लिक्विड से ये सॉलिड में चेंज हो गई है। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो प्रेशर से भी ये काम हो सकता है। तो दो तरीके से आप अपने एग्जाम में आंसर दे सकते हो, या पूछे कितने तरीके से, तो आपके एनसीईआरटी में अभी 9th क्लास में 2 तरीके हैं। बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से चेंज करके कैसे, और फिर प्रेशर से चेंज करके। तो यहाँ आंसर ये लिखना है। मैं वैसे एक्सरसाइज भी कराऊंगी कहाँ का क्या आंसर लिखना, फिर भी
अब यहाँ के लिए भी समझ लो कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस इट कंप्रेस टू लिक्विड, ये क्या करता है, लिक्विड में कंप्रेस होता है। एंड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन लिक्विड, और जब लिक्विड पे प्रेशर और इंक्रीज होता है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं गैस से लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर और प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड से सॉलिड में, क्यों, पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं इस उससे। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसके बाद इवोपोरेशन वाली चीज़ को ले लेंगे। उम्मीद है आपको इतना तब तक समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और मैं आगे ऐसी वीडियो देती रहूँगी। अभी सेकेंड वीडियो हम नेक्स्ट इवोपोरेशन की करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।